बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हम लोगों ने नम्स वाला जो टेस्ट था 2022 का 2022 में जो नम्स ने टेस्ट कंडक्ट किया था एमडीकैट को, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो ये जो वीडियो है ये पिछली वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि मुझे नम्स का कोई इस तरह का पेपर नहीं मिल रहा था जो कि प्रेजेंटेबल हो, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो। तो अब मैंने ये किया है कि मैंने जो एक वेबसाइट है, बेसिकली पेड वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर जो टेस्ट है उसको ओपन करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम आगे लेके चलेंगे और इसको देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज नम्स के अंदर आ चुके हैं और उनके क्या क्या आंसर्स हैं। तो नम्स के अंदर 55 एमसीक्यूज होते हैं, बायोलॉजी के बाकी टेस्ट के अंदर 68 होते हैं। तो नम्स के अंदर ओवरऑल 150 एमसीक्यूज होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज 1 ऑफ 150 जो हमारे पास है, दैट इज which organelle would be more abundant in the secretory cell than non-secretory cell। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने इस एमसीक्यूज के बारे में काफी दफा डिस्कस कर लिया। जो पिछले हमारे पास एग्जाम्स थे, पिछले पेपर थे, पिछले एफएलपीज थे, उनके अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसका ताल्लुक होता है सेल सिक्रीशन के साथ। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास एक जो है वो ऐसा ऑर्गेनेली होता है जो कि सेल सिक्रीशन को प्रोड्यूस करता है। तो जिस भी सेल के अंदर सिक्रीशंस होनी है उनके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा होंगे। द स्ट्रक्चर विच डिसअपीयर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान हमारे पास बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो रेप्लिकेट हो रहे होते हैं, लेकिन कैरियोकाइनेसिस एक ऐसा फेज होता है जिस फेज में हमारे पास जो सेल का न्यूक्लियस है ये मुकम्मल तौर पे जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियस जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा और कैरियोकाइनेसिस के कंप्लीट होने के बाद न्यूक्लियस जो है वो रीअपीयर होगा। तो न्यूक्लियस इज योर आंसर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। द एंजाइम एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनेली। तो भाई देखो, मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज रिपीटेड जो बता चुका हूं, बार बार हम लोगों ने इसकी बारे में डिस्कस किया है कि बायोलॉजी के बारे में कौन सी लाइन ऐसी है जो कि हर बंदे को पता होती है, हालांकि वो बायोलॉजी पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो। कौन सी लाइन ऐसी है जो कि सबको पता होती है? वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपीज बनाने हैं, उसने एनर्जी बनानी है, उसने पावर बनानी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एटीपी सिंथेज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होगा। आगे एमसीक्यूज की तरफ चलें। 4 आउट ऑफ 150 की अगर बात करें, डैश आर स्फेरिकल सैक्स। स्फेरिकल यानी कि गोल, सैक का मतलब होता है थैली या पाउच, सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी बॉडीज के अंदर मेम्ब्रेन सिंगल हो सकती है, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन होगी, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन है। तो ये दो हमारे पास आगे ये वाली ऑप्शंस। सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो भाई एक ही हमारे पास ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे जो कि डाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। वो जो ऑर्गेनेली है हमारा भाईजान वो लाइसोसोम होता है। ओके, तो अगले की बात करते हैं। एक्सेप्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, कि न्यूक्लियर डिवीजन के अलावा द न्यूक्लियस हैज द क्रोमोसोम्स इन अ लूजली कोइल्ड स्टेट। जो हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन होनी है ना, उसके अलावा उस टाइम पे तो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो बड़े कंडेंस होकर एक क्रोमोसोम बेसिकली वो जो एक एक्स शेप है उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन उससे अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं बड़ी लूजली कोइल्ड स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। उस कोइल्ड स्टेट को हम लोग जीन्स या राइबोसोम्स या डीएनए नहीं कह सकते, क्योंकि डीएनए एक पूरे का पूरा थ्रेड है जो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलकर एक कोयल बनाता है। उस कोयल को हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल का नाम देते हैं। तो क्रोमेटिन इज योर आंसर। विद इन द न्यूक्लियस डैश आर मेड बाय न्यूक्लियोलस। तो भाई देखो, न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली डीएनए का क्या काम होता है? क्या डीएनए क्या करता है? क्या है? बैठ के बस हुक्म चलाता है। लेकिन हुक्म कैसे चलाता है? वो आरएनए बनाता है, आरएनए बनाकर इंस्ट्रक्शंस देता है और उन इंस्ट्रक्शंस से आगे जाके काम करवाने हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा रीजन होता है जो कि डार्कली स्टेन्ड होता है, न्यूक्लियस से भी ज्यादा डार्क होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। खैर, वो जो एरिया होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। दैट एरिया इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर कौन सी चीज बनती है? उसमें बनता है राइबोसोमल आरएनए। तो वो राइबोसोमल आरएनए वहीं पे ट्रांसलेट होकर राइबोसोम में कन्वर्ट होता है ओवरऑल। तो न्यूक्लियोलस जो होगा इट प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है? क्या ये सेमी परमिएबल होती है? लेकिन वो तो सेल मेम्ब्रेन होती है। डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब भी सेल मेम्ब्रेन है। नॉट परमिएबल और परमिएबल में से हमारे पास सेल वॉल क्या होगी? भाई सेल वॉल डेड है। एक चीज ये, अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बेसिकली बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल इज कंप्लीटली परमिएबल, उसमें कोई मसला ही नहीं है
तो कोई चीज अगर सेल के अंदर एंटर होना, सेल वॉल के अंदर एंटर होना चाहती है, सेल वॉल कहती है भाई जाओ, मेरी तरफ से खुली इजाजत है, तो सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं रोकती, वो कंप्लीटली परमिएबल होती है। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की, तो वो इम्परमिएबल होती है, वो किसी चीज को गुजरने नहीं देती, वो काफी थिक होती है और वो डेड सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, मतलब जिस सेल में प्रोड्यूस होगी वो सेल मर जाएगा। अच्छा जी, अगले एमसीक्यूज की बात करते हैं। व्हाई इट इज सेड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल क्यों होती है? प्रोटीन्स आर नॉट फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, नहीं, इस वजह से नहीं होती। हाइड्रोफोबिक टेल फेसिंग इनवर्ड, बिल्कुल भी नहीं होती। टू सरफेसेस एंड हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल। जो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो अलग अलग सरफेसेस हैं, उनके अंदर वो बेसिकली एक दूसरे की आइडेंटिकल नहीं होते। दैट इज व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, तो उसकी कोई सिमेट्री नहीं बनी हुई होती। Cell membrane also contain dash through which movement of material take place by active and passive transport. by के आगे active भी आना था, तो कौन सी ऐसी चीज सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है जिसके जरिए एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है? लिपिड नहीं करवाएंगे, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो नहीं करवाएंगे, उसके लिए बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन्स होती हैं। कोमर नहीं, यहाँ पे बेसिकली चार्ज पोर्स होंगे या प्रोटीन्स होंगी जो कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगी। पोर्स बेसिकली प्रोटीन्स की वजह से बनते हैं। The dash part of plasma membrane controls the fluidity of the membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा देखो बच्चों, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर दो चीजें मौजूद हैं, एक लिपिड है, दूसरी प्रोटीन है। प्रोटीन एम्बेडेड होती है लिपिड्स के अंदर, तो बेसिकली जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है, वो ग्राउंड सब्सटेंस कौन बनाता है? भला वो हमारे जो भाई है ना, ये लिपिड बनाते हैं। तो लिपिड की वजह से हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर फ्लूइडिटी आती है। अच्छा जी, तो अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज नोन अ पॉलीसोम। हम लोगों को इस चीज के बारे में पता है ऑलरेडी, ओके। एंड द अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय, अब मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स की अटैचमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए एक बाईवैलेंट कैटाइन आता है। बाईवैलेंट कैटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा, तो सोडियम और पोटेशियम तो यहां पे वैसे निकल गए क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है। मैग्नीशियम और कैल्शियम हमारे पास बाईवैलेंट कैटाइंस हैं। आप लोगों को पता है कि कैल्शियम का यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर या नर्व इंपल्स के अंदर बेसिकली इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम इज योर आंसर। मैग्नीशियम जो होता है, इसने जो राइबोसोम के जो सब यूनिट्स होते हैं उनको मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करवाने में हेल्प करनी होती है। मैग्नीशियम ज्यादा होंगे उनकी बाइंडिंग ज्यादा होगी, मैग्नीशियम कम होंगे तो उनकी बाइंडिंग कम हो जाएगी। एन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स, एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, कोई ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है टू एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। अच्छा जी, तो ये एक अच्छी खासी वेबसाइट है, लेकिन इनके ऊपर भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो खैर एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो कि इनवॉलंटरी भी होता है किसी भी चेंज के लिए, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। और बच्चों देखो, रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ना, इनके बारे में अलग अलग तरह से आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक रिफ्लेक्स आर्क, उसमें जो आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स आर्क में कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है। ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है हमारा, और स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल नर्व्स इसमें इस्तेमाल हो रही होती हैं। लेकिन इसमें एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है जो कि शायद नम्स के 2022 वाले पेपर में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना चाहिए कि जब स्पाइनल नर्व जो होती है वो मैसेज को लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो उसकी 2 रूट्स होती है, एक डोर्सल रूट होती है, एक वेंट्रल रूट होती है। डोर्सल जो कि बैक साइड वाली रूट होती है वो सेंसरी न्यूरॉन का काम करती है, और जो वेंट्रल रूट होती है उस एक सिंगल नर्व की, क्योंकि स्पाइनल नर्व जो होती है मिक्स नर्व होती है, उनमें सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। तो जो वेंट्रल रूट होती है जो कि एब्डोमिनल वाली साइड में मौजूद होगी, उस रूट को वो जो रूट होती है वो मोटर न्यूरॉन का काम करती है। तो ये वाला भी एक एमसीक्यूज है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आप लोगों से अक्सर औकात पूछा जाता है। रेस्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजर्स, अच्छा रेस्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? अच्छा यहाँ पे ना 2 अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ बुक्स के अंदर -70 मिलीवॉट लिखा होगा, कुछ बुक्स में -90 मिलीवॉट लिखा होगा। आपकी बुक में -90 मिलीवॉट नहीं लिखा हुआ, वो हाइपरपोलराइजेशन है। अगर आप इंटरनेशनल बुक्स को पढ़ते हैं तो उनमें -90 मिलीवॉट भी लिखा होगा, मगर फिर भी हम लोग जब एवरेज निकालते हैं तो ज्यादातर हमारे पास जो रेस्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवॉट ही आता है। टच रिसेप्टर्स आर, अच्छा हमारे पास ये 4 ऑप्शंस में ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल वाले रिसेप्टर्स। तो स्मेल हम लोग टच करके तो नहीं करते, वो तो सूंघ के करते हैं। नोसिसेप्टर्स होते हैं, ये पेन रिसेप्टर्स हैं।
तो दो अलग अलग हमारे पास अब ऑप्शन आ गई, पेचिनियन कॉर्पसेस और मीजनस कॉर्पसेस। जो पेचिनियन और मीजनस दोनों तरह के कॉर्पसेस हैं, दे आर मैकेनोरिसेप्टर्स, लेकिन मीजनल कॉर्पसेस जो होते हैं ना हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर ऊपर मौजूद होते हैं, पेचिनियन कॉर्पसेस काफी डीप इम्बेड हुए होते हैं। तो पेचिनियन कॉर्पसेस होते हैं, इन्होंने प्रेशर एब्जॉर्ब करना, प्रेशर को डिटेक्ट करना है, और जो मीजनल कॉर्पसेस होंगे इन्होंने हमारा जो टच का स्टिमुलस है उसे डिटेक्ट करना होता है, या स्लाइट टच भी आप कह सकते हैं कि स्लाइट टच उन्होंने महसूस करना है। Which one is not a function of large intestine? अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वो करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की होगी, वाटर की होगी, उसमें विटामिन के प्रोड्यूस होता है, जो इकोलाई होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी काम होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चीज पता करनी है, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स नहीं होती इसके अंदर, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन है बाकी फूड की, डाइजेस्टेड फूड की, वो हो जाती है। The following part is common in both digestive system and respiratory system। अच्छा, तो ये बेसिकली यहाँ पे करके पार्ट होगा जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के अंदर कॉमन होगा। तो कौन सा पार्ट है? ट्रेकिया, ये तो विंड पाइप है, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है। फेरिंग्स, अच्छा फेरिंग्स के तीन पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स जो कि नेजल कैविटी के बिल्कुल पीछे मौजूद होते हैं, ओरोफेरिंक्स जो कि ओरल कैविटी के पीछे मौजूद होते हैं, और लेरिंजोफेरिंक्स जो कि लेरिंक्स के बिल्कुल पीछे मौजूद होता है। तो फेरिंक्स बेसिकली वो पार्ट है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है। फेरिंक्स इज आवर आंसर, यस दैट इज आवर आंसर। हार्ट बीट इज नॉर्मली रेगुलेटेड बाय, हमारे ब्रेन की अगर बात की जाए तो हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वो कंट्रोल करता है। अगर हम नोड की बात करते हैं तो साइनोएट्रियल नोड जो होता है, ये बेसिकली वो नोड होता है जिसके ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा से नर्व इंपल्स आती है हार्ट के ऊपर, और यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल होती है या रेगुलेट होती है। द मेथड विच हेल्प्स इन डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया इज, तो वो मेथड जिसके जरिए बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है, या किसी भी इम्यूनिटी को अगर डेवलप करने की बात करते हैं तो वो जो मेथड होता है हमारे पास उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? देखो हमने जब किसी भी पैथोजन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। हमने अगर वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करनी है हम वैक्सीनेशन करवाएंगे, बैक्टीरिया के खिलाफ करनी है तो हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो वैक्सीनेशन इज आवर आंसर। नॉर्मल जेस्टेशन या गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस इज अबाउट तकरीबन 280 दिन। बेसिकली जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है प्रेगनेंसी इंसानों के अंदर कितनी होती है, तो अबाउट 9 मंथ्स या जो एवरेज है वो 280 टू 70 टू 80 डेज है, ये हमारे पास जेस्टेशन पीरियड होता है इंसानों के अंदर। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द फीमेल गैमेट इज रिलीज फ्रॉम ओवरी दैट इज ओव्यूलेशन, द रिमेन्स ऑफ द फॉलिकल सीक्रेट। अब देखिए फॉलिकल डेवलप होता है, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है फॉलिकल डेवलप होते हैं, फॉलिकल डेवलप होता है उसमें ओवम प्रोड्यूस होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, उस फॉलिकल को रप्चर करके उसमें से ओवम को बाहर निकाल देता है। अब जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, तो आंसर विल बी प्रोजेस्टेरोन। इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम the hormone involved in the regulation of the rate of spermatogenesis is called। अच्छा ये एक ऐसा एमसीक्यूज है जहां पर बच्चों ने ना फौरन से भाग के जाना टेस्टोस्टेरोन के ऊपर आंसर कर देना है, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखें टेस्टोस्टेरोन जो मेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जैसे ये बियर्ड का आना, आवाज थोड़ी सी डीप होना, मसल्स का डेवलप होना, दो सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स वो टेस्टोस्टेरोन ने करने हैं। स्पर्म प्रोडक्शन जो होती है वो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फीमेल में भी प्रोड्यूस होता है, फीमेल में भी एग को प्रोड्यूस करवाता है, मेल में वो स्पर्म को प्रोड्यूस करवाएगा। सर्विक्स इज द पैन ऑफ, सर्विक्स किस स्ट्रक्चर के एंड पे, किस स्ट्रक्चर के किनारे पे मौजूद होती है? वो यूट्रस बेसिकली जो होती है फीमेल्स के अंदर, यूट्रस का जो एक किनारा है, एक ओपनिंग है, दैट इज बेसिकली सर्विक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो इंसानों की बॉडी के अंदर कौन सा वाला कार्टिलेज सबसे ज्यादा अबंडेंट है? आप लोग एक सेकंड के लिए सोचें, वो कार्टिलेज जो कि हमारे मूवेबल जॉइंट्स के ऊपर मौजूद होता है, वो कार्टिलेज सबसे ज्यादा अबंडेंट होगा ना।
तो मूवेबल जॉइंट्स के ऊपर कौन सा कार्टिलेज मौजूद होता है? दैट वन, हायालाइन कार्टिलेज. Which of the following is an example of a joint called suture? Suture basically क्या होता है? देखिए, हम लोग ना नॉर्मली जो बात करते हैं सुचर्स के बारे में तो हम उन्हें टांके कहते हैं. लाइक आपने दो चीजों को आपस में जोड़ा है, ठीक है. अब दो चीजें आपस में जब जुड़ गई हैं ना तो वो हिल नहीं सकती हैं, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हो चुकी हैं. दैट इज सुचर. तो कौन सा ऐसा जॉइंट होता है जो कि सुचर की एग्जांपल होता है, जो बिल्कुल इमूवेबल होगा, जिसमें जो बोन्स है आपस में इंटरलॉक कर गई होंगी? हमारी स्कल के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली सुचर्स कहलाते हैं. उनके अंदर बॉन्स होती हैं, वो आपस में इंटरलॉक कर जाती हैं. Which event does not occur during muscle contraction? Muscle contraction में क्या होता है? I bend shorten होता है, H zone disappear होता है, Z lines move closer ये भी होगा, लेकिन A बैंड की लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. A बैंड जितना था उतना ही रहेगा, A बैंड की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे जो A बैंड shortens, that does not occur during muscle contraction. So this is our answer. Yes, that is our answer. Smooth muscles are long and spindle shaped. Smooth muscles long होते हैं, लंबे से सेल होते हैं, spindle shaped cells होते हैं, और इनमें हर एक सेल के ऊपर कितने न्यूक्लियस होते हैं? There is one nucleus. तो अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें गलत आंसर करते हैं, 2 के ऊपर क्लिक करते हैं, तो दैट विल बी रेड, वो रेड हो जाएगा, वो गलत आंसर है हमारा. इसका आंसर 1 ही है. ब्लड ग्रुप विच इज नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर इज. देखिए, अब ब्लड ग्रुप्स की जो केमिस्ट्री है वो किस तरह से काम करती है कि अगर आपने किसी को ब्लड डोनेट करना है, आपके ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, आपके ब्लड के अंदर कोई इस तरह की एंटीजन नहीं होनी चाहिए जो कि अगले ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करे. क्योंकि जब कोई बाहर से एंटीजन आती है तभी हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है ना. एंटीजन को एंटीबॉडी जनरेटिंग प्रोटीन का नाम देते हैं. तो जो ओ नेगेटिव भाईजान है ना, इनके अंदर ना तो ए वाली एंटीजन है, ना ही बी वाली एंटीजन है, और ना ही RH एंटीजन है. इनमें कोई एंटीजन नहीं है, ये सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं. तो ओ नेगेटिव इज आवर आंसर. अल्लाह जो है वो ओ नेगेटिव वाले लोगों को सलामत रखे जो कि सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं. तो विच वन कैन बी कंसीडर्ड एज, आप लोगों ने आमीन लाजमी कहना है. अच्छा, which one can be considered as living characteristic of a virus? अच्छा, तो वायरसेस होते हैं, हम उन्हें कब कहते हैं कि यार अब ये वाला वायरस जो वो जिंदा है? क्योंकि देखिए, वायरसेस जो होते हैं वो नॉन लिविंग और लिविंग इन दोनों के दरमियान में खेलते रहते हैं. कभी वो लिविंग वाली साइड पे आते हैं, कभी वो नॉन लिविंग वाली साइड पे चले जाते हैं. तो हम कब कहेंगे कि भाई वायरसेस आर अलाइव? दे कैन बी क्रिस्टलाइज. नहीं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में कोई भी चीज जिंदा नहीं होती. वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, वो बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में है, वो जिंदा नहीं होगी. नो सेलुलर रेस्पिरेशन भी उनकी बेसिकली वो प्रॉपर्टी तो नहीं है जिंदा वाली ना, तो ये भी जिंदा नहीं होगी. लैक ऑफ बायोसिंथेटिक मशीनरी भी अलाइव नहीं कंसीडर किया जाएगा उनको, लेकिन उनकी जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर म्यूटेशन आती है, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जब वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, तो उस टाइम पे उनकी जेनेटिक मशीनरी कह रहा हूं, जेनेटिक मटेरियल के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं. दैट इज अ प्रॉपर्टी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है. म्यूटेशंस होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं. तो दैट इज आवर आंसर. A group of organisms with similar morphology and physiology, यानी कि शक्ल और सूरत भी उनकी सेम है, उनके बॉडी का काम करने का तरीका भी सेम है, which can breed together, वो आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, and produce fertile offspring, जो कि सिंपल डेफिनेशन है. किसकी डेफिनेशन है? ये स्पीशीज की डेफिनेशन है. If oxygen is available, the complete breakdown of glucose produces. अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो ग्लूकोज को मुकम्मल तौर पे तोड़ा जाएगा. उसको तोड़ने के बाद कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे? इन प्रोकैरियोट्स की बात की जा रही है. अब देखें, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें ना, तो यूकैरियोट्स के अंदर बनते हैं 36 एटीपी, क्योंकि उसमें 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं. जब NADH माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होते हैं तो 2 एटीपी वहां पे खर्च हो जाते हैं. तो जब यूकैरियोट्स की जब बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसमें वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो किसी ने एंटर ही नहीं होना ना, वो तो उनके मेसोसोम ने अपना काम कर देना पूरा का पूरा. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होंगे 38. जो यूकैरियोट्स की, अगर यूकैरियोट्स की बात की जाएगी तो 36 होंगे. What are the products of light dependent reactions of photosynthesis? इसमें ATP प्रोड्यूस होता है, इसमें NADPH प्रोड्यूस होता है, और इसमें एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है फोटोलाइसिस का. फोटोलाइसिस क्या होती है? जब पानी को तोड़ा जाता है, पानी को बुलाया जाता है अपने पास, उसे कहा जाता है यार मेरी बात सुनो, उसको पकड़ के तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाता है.
जब पानी को तोड़ा जाएगा दैट इज फोटोलाइसिस, उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो भी लाइट रिएक्शन में होता है। तो RUBP वहां पे लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस नहीं होता, दैट इज रॉन्ग। ATP ऑक्सीजन एंड रिड्यूस्ड NADP, रिड्यूस्ड NADP का मतलब है NADPH, तो दैट इज आवर आंसर, यस दैट इज आवर आंसर। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर एक्ट एज, पानी किस चीज का काम करता है, मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि पानी को पकड़ तोड़कर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो वाटर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अपना, डोनेट नहीं कर रहा, हम लोग उसे छीन रहे हैं, लेकिन मतलब बेसिकली वो दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 वर्क्स एज, CO2 ने किस चीज का काम करना है, CO2 की या कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है कार्बन की, ऑक्सीडाइज चीज के अंदर एनर्जी कम होती है, उसको रिड्यूस किया जाए तो उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, तो CO2 बेसिकली रिड्यूस होगी फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना बेसिकली रिड्यूस होना होता है, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेगी और अपने आप को रिड्यूस करवा के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगी। एंड प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज, केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड पार्ट होता है, केल्विन साइकिल के एंड प्रोडक्ट के अंदर ना अक्सर मैंने जब ये लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा होता हूं तभी मैंने देखा है कि बच्चे ये वाली गलती करते हैं, वो फौरन से भाग के ग्लूकोज की तरफ चले जाते हैं। ग्लूकोज इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल, जो एंड प्रोडक्ट होता है केल्विन साइकिल का वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि उसमें स्टार्ट में 3 कार्बन डाइऑक्साइड ही एंटर हो रहे थे, 3 कार्बन एंटर हो रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट भी 3 कार्बन वाला होगा, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या G3P जिसको बोला जाता है। Which of the following molecule contains amino acid? अच्छा, तो हमारे पास सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर अमीनो एसिड नहीं होते, कोलाजन के अंदर अमीनो एसिड होते हैं। हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर इनटू इट्स मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ, 2 अलग अलग तरह के फिनोमिनाज होते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिसको हम लोग कंडेंसेशन का नाम भी देते हैं, पानी का मॉलिक्यूल निकाला जाता है और 2 मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, चाहे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा हो, चाहे एस्टर बॉन्ड बन रहा हो, चाहे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा हो, चाहे जो न्यूक्लिक एसिड्स जो है उनको बनाया जा रहा है, उनके पॉलीमर्स बनाए जा रहे हो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा हो, लेकिन हर एक बॉन्ड के अंदर ऐसा होता है वो कंडेंसेशन के जरिए प्रोड्यूस होता है, पानी का मॉलिक्यूल निकाला जाता है और 2 छोटे मॉलिक्यूल मोनोमर्स को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। जब इसका रिवर्स होगा, जब कभी भी इसका रिवर्स होगा, जब बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा तो वो वाटर का मॉलिक्यूल जो पहले निकालना था उसको वापस ऐड किया जाएगा, जब उसको वापस ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली वाटर विल बी एडेड। तो हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर इनटू इट्स मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। Which of the following is not a carbohydrate? अच्छा जी, तो हमारे पास ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, आपको उनके नाम से ही आइडिया हो रहा है, लेकिन लैक्टिक एसिड इज एन एसिड, दैट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। ड्यू टू इट्स हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज, अच्छा देखिए पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत हाई है, वो बहुत सी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट कर जाएगा। तो अगर हम लोगों ने ये चीज देखनी हो कि पानी बहुत सी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट कर जाएगा तो क्या हो रहा है, मतलब उससे हमारी बॉडी ठंडी हो रही है, ठीक है, हमें अगर पसीना भी आता है तो पानी को हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट कर जाता है, तो वो एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है ना, वो ठंडक वाला एहसास प्रोड्यूस करता है, तो वाटर एक्ट्स एज अ कूलिंग एजेंट, यस इट एक्ट्स एज अ कूलिंग एजेंट। Which molecule do not contribute to the formation of biological membranes? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स नहीं होती। Which of the following molecules would yield glucose and fructose on hydrolysis? हम लोग घर में जो चीनी यूज करते हैं, जो शुगर यूज करते हैं, जो सुक्रोज यूज करते हैं, जब उसको तोड़ा जाए तो उसमें से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज निकलते हैं। सबसे कॉमन हमारे पास जो शुगर होती है दैट इज सुक्रोज, उसके अंदर हमारे पास ये वाली चीज होती है। The terminal ends of chromosome, ये मैंने पिछले पेपर में बताया था कि जब क्रोमोसोम का किनारा होता है उस किनारे को हम लोग टीलोमियर का नाम देते हैं। मैं यहाँ पे वो ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि ये बेसिकली वेबसाइट है, तो वेबसाइट के ऊपर ड्रॉ करने की ऑप्शन नहीं आती, तो ये बेसिकली इसका टीलोमियर होता है इसका आंसर। The gap between neurons at a synapse is, तो 2 अलग अलग न्यूरॉन्स साइनेप्स पे एक दूसरे के साथ जो जुड़े नहीं होते, बेसिकली उनके दरमियान में जो गैप होता है उस गैप को हम लोग क्लेफ्ट या साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम देते हैं, that is synaptic cleft. The part of the brain which controls the body temperature in human beings, मैंने पिछले पेपर में भी ये वाला एमसीक्यूज कवर किया था। हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट क्या होता है?
थर्मोस्टेट जिसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, दैट इज हाइपोथैलेमस। अ लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ अ नर्व सेल, जिसने सेल बॉडी से मैसेज को अवे लेके जाना है, वो सेल बॉडी से मैसेज पकड़ेगा और आगे जाके डिलीवर कर देगा। उस एक्सटेंशन को हम लोग श्वान सेल नहीं कहेंगे, डेंड्रॉइड नहीं कहेंगे, बल्कि उसे हम लोग एक्सॉन कहेंगे। जिन बच्चों को ऑक्सिन और एक्सॉन के दरमियान में कंफ्यूजन हो रही हो, ऑक्सिन एक हार्मोन है, एक प्लांट हार्मोन है। एक्सॉन जो है ये एक नर्व इंपल्स है, नर्व इंपल्स कह रहा हूं, न्यूरॉन का पार्ट है, विच इज अ स्टीरॉइड हार्मोन। अच्छा देखिए बच्चों, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन अमाइन हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन। देखिए एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एड्रिनल मीडुला जो कि अंदर वाला पार्ट है जिसने एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन प्रोड्यूस करने हैं, दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला पार्ट है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो हमेशा स्टीरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो कोर्टिसोन एक एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, दैट इज अ स्टीरॉइड हार्मोन। The molecule responsible for conveying messages from one neuron to the next neuron, जो हमारे पास साइनेप्स के ऊपर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जो मैसेज है वो ट्रांसफर करने वाला मॉलिक्यूल होता है, वो हार्मोन नहीं होता बल्कि हार्मोन की तरह वो भी एक केमिकल मैसेंजर है। जैसे हार्मोन्स हैं, दे आर केमिकल मैसेंजर्स, लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये भी केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये हार्मोन से थोड़े से डिफरेंट इस तरह से होते हैं कि जैसे हार्मोन्स जहां पे प्रोड्यूस होते हैं वो वहां पर एक्ट नहीं करते। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है जी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसने जाके गोनेड्स में काम करना है। न्यूरोट्रांसमीटर जहां पे प्रोड्यूस होंगे वो वहीं पे काम करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर इज योर आंसर। Which enzyme works in alkaline pH? अच्छा तो हमारे पास पेप्सिन बहुत ज्यादा जो है वो एसिडिक पीएच के अंदर काम करता है। सुक्रोज एक शुगर है, वो एंजाइम है ही नहीं। एंटीरोकाइनेज तकरीबन 5.5 पीएच पे काम करता है, तो ये भी एसिडिक पीएच है, अल्कालाइन नहीं है। पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाज के जितने भी एंजाइम्स होंगे वो सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं वो अल्कालाइन पीएच पे काम करते हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज इज योर आंसर। Considering enzyme action, minimum temperature is a term used as। तो enzymes के लिए जो optimum temperature होता है ये वो temperature होता है जहां पे enzyme maximum activity perform कर रहे होते हैं, जिसे maximum temperature भी कहते हैं। minimum temperature वो temperature होता है जहां पे एक enzyme अपनी activity शुरू करता है। एक enzyme को हमने ठंडा किया हुआ था, उसे हमने फ्रीज किया हुआ था, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल स्टॉप हुई थी, हमने उस एंजाइम का टेम्परेचर इंक्रीज करके इतना कर दिया कि उसकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, वो एंजाइम रीएक्टिवेट हो गया, तो दैट इज मिनिमम टेम्परेचर। तो एंजाइम स्टार्ट डीनेचरिंग नहीं, एंजाइम बिकम हाइपर एक्टिव भी नहीं, एंजाइम वर्क एट देयर बेस्ट नहीं, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो इनएक्टिव एंजाइम गेटिंग रीएक्टिवेटेड। यस, दैट इज योर आंसर। Which option is correct about non-competitive inhibition? पीठ पे वार करने वाले जो इनहिबिटर्स होते हैं उनके बारे में कौन सी चीज है वो करेक्ट है? एंजाइम शेप डिस्टॉर्ट होगी, उसमें हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे नजर आ रही है। देखो जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उन इनहिबिटर्स के अंदर क्या होता है कि उन्होंने एक्टिव साइड से बाइंड नहीं करना, उन्होंने एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करना है। एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करेंगे तो एंजाइम की जो शेप है वो खराब हो जाएगी, वहां पे आप आके सबस्ट्रेट जो है वो ऐड नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई जो एंजाइम शेप डिस्टॉर्टेड हमारे पास इसका आंसर होगा। Which type of enzyme would be most active in your gut after eating a loaf of bread? अच्छा, ब्रेड के अंदर कौन सी चीज सबसे ज्यादा होती है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? दैट इज अमाइलेज, जो अमाइलोज को, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। तो अमाइलेज यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके गट के अंदर मौजूद होगा जब आप लोग ब्रेड खाते हैं। He presented the theory of origin of species by means of natural selection and his name was Charles Darwin. We all know Darwin. Which is not mode of action of an antibody. अच्छा जी, mode of action कौन सा एंटीबॉडी का नहीं होता? न्यूट्रलाइजिंग एन एंटीजन, उसने एंटीजन को न्यूट्रलाइज करना है, उसके साथ बाइंड करना है, उसको प्रेसिपिटेट भी करवाना है, उसने फेगोसाइटोसिस इनहेंस करवानी है। जो साइटोकाइंस होते हैं वो एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करती। साइटोकाइंस कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो सिक्रीट कर रहे होते हैं, साइटोकाइंस सिक्रीट नहीं करने एंटीबॉडी ने। मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। मैग्नीशियम वो काम करता है प्लांट्स के अंदर जो कि आयरन ने काम करना है ब्लड के अंदर, यानी कि मैग्नीशियम जो होगा वो क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है, तो क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा मैग्नीशियम।
Which of the following parts of the respiratory system has no cartilage? लेरिक्स में मौजूद होता है, वोकल कॉर्ड्स के फॉर्म में भी मौजूद होता है, ट्रेकिया के अंदर मौजूद होता है, उसमें सी शेप रिंग्स होती हैं, ब्रोंकाई जो होते हैं उनके अंदर या ब्रोंकस जो होते हैं उनके अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन वो जो सी शेप रिंग्स हैं वो रिड्यूस होकर जो कार्टिलेज प्लेट्स हैं उनमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। एंजाइमेटिक पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड बाय व्हिच म्यूकोसल सेल्स? तो हमारे जो स्टमक के अंदर एक म्यूकोसा नाम की लेयर होती है, उसमें ऑक्जेंटिक सेल्स, चीफ सेल्स या जाइमोजिन सेल्स जिनको बोला जाता है, म्यूकस सेल्स और एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, बेसिकली ये सारे एंडोक्राइन सेल्स हैं। तो इनमें से एंजाइमेटिक पोर्शन कौन सा सेल सिक्रीट करता है? एंजाइम सिक्रीट कौन सा होता है हमारे गट के अंदर या हमारे स्टमक के अंदर? दैट इज पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स हैं उनको चीफ सेल्स या जाइमोजिन सेल्स बोला जाता है, और पेप्सिनोजन को बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट करके उसे जो है वो काम लिया जाता है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव। अच्छा, ये हमारे पास आगे दूसरे वाले फिजिक्स के एमसीक्यूज आ गए। तो हमारे पास ये बायोलॉजी वाला सेक्शन था जो कि नम्स 2022 के अंदर एग्जाम कंडक्ट किया गया था। इसके अंदर अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आप लोगों को का कोई भी अगर कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का, तो उसे हम लोग रिजॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी बच्चों। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।